अब ये रशियन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की यूजुअली वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो रशियन लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में होनी ज़रूरी है। अब पेरेंट्स और बच्चों ने ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो कौन सी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं। अब ये वेबसाइट ऑथेंटिक भी होनी ज़रूरी है। एडमिशन रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में इस यूनिवर्सिटी के कौन से है और कहाँ पे है। हाई क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में लेना है तो वहाँ पे अफोर्डेबल बजट में ये पॉसिबल है। बजट के वजह से क्या हो जाता है, पेरेंट्स और बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं एक अच्छे कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली रशिया में भी रैंकिंग के बहुत मायने हैं। एक अच्छे रैंक्ड यूनिवर्सिटी का लोकेशन काफ़ी मैटर करता है, वहाँ की फैकल्टी काफ़ी मैटर करती है, वहाँ का ग्रेजुएशन रेशो और वहाँ का फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी पासिंग रेशो, ये इंडिकेटर्स होते हैं एक टॉप और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करने के। Today's podcast topic is why graduation and FMGE passing ratio is a great indicator of which Russian medical universities you should go for, as well as important tips to choose the best medical university in Russia. So I've already given you the topics of today's podcast, लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदी में। डॉक्टर अमित कामले, कितने स्टूडेंट इस साल नीट एग्जाम में अपीयर हुए थे? कितने बच्चे क्वालिफाई हुए और कितने बच्चे नीट में फेल हुए? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कितने सीट हैं? कितने बच्चे गवर्नमेंट सीट के लिए वेट करेंगे? सो नीट 2025 में कुल मिला के 22.7 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे, जिनमें से जो डाटा अभी रिलीज़ हुआ है उनमें 12.3 लाख बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं नीट, लेकिन लगभग 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। इंडिया में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे अराउंड 55,000 के आसपास सीट्स है, और अगर हमने डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स इसमें ऐड कर ली तो ये फिगर जाता है अराउंड 1,18,000 के आसपास। सो कुल मिलाकर अगर हमने टोटल देखा तो 11.7 लाख बच्चे है जिनको वेट करना पड़ सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के लिए इस साल। नीट 2025 का कितना कट ऑफ है? सो नीट 2025 के ओपन कैटेगरी के बच्चों को 144 से लेके 686 और रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 113 से लेके 143 तक का क्राइटेरिया है। जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो आप क्या मेडिकल में अल्टरनेटिव कोर्स कर सकते हैं? काफ़ी सारे बच्चे री अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने स्कोर इम्प्रूव करने के लिए। कुछ अल्टरनेटिव मेडिकल कोर्सेस बच्चे भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है बायोमेडिकल साइंसेस भी ऑप्ट कर सकते हैं। रशियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? भारतीय बच्चों के लिए 12th साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और ये कैंडिडेट्स जो है वो नीट क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है। ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए 50th परसेंटाइल, रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 40th परसेंटाइल मार्क्स होने ज़रूरी है। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी कास्ट वैलिडिटी और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी उनको सबमिट करने पड़ते हैं। वो भारतीय बच्चे जो भारत में नहीं पर मिडिल ईस्ट, दुबई, कुवैत, कतर, सऊदी, बहरीन, यूरोप और दूसरे देशों में रह रहे हैं, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं रशिया में एमबीबीएस कोर्स के लिए? ऑफ कोर्स, जो भी भारतीय नागरिक है जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनके बच्चे भी रशिया के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी हमारे बच्चे ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से जो है वो
वहाँ से पढ़ाई करके आज वो मिडिल ईस्ट में सेटल्ड है। लेकिन ये चीज़ों का ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उन्होंने फुलफ़िल करनी ज़रूरी है, और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने के लिए भी यूनिवर्सिटी उनको रिक्वायरमेंट की लिस्ट दे सकती है, वो भी उन्होंने फर्निश करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। Okay. रूसी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्यों ज़रूरी है और क्यों ये वेबसाइट रशियन और इंग्लिश में होनी ज़रूरी है? सी रशियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये रशियन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की यूजुअली वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो रशियन लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में होनी ज़रूरी है। अब पेरेंट्स और बच्चों ने ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो कौन सी वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे हैं। अब ये वेबसाइट ऑथेंटिक भी होनी ज़रूरी है। काफ़ी सारी फेक वेबसाइट्स है, क्लोन्ड वेबसाइट्स है, सो ये चेक करना कि कौन सी वेबसाइट ऑथेंटिक है ये बहुत ज़रूरी है। अब हर वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कौन से कोर्सेज वो ऑफ़र कर रहे हैं, कौन से फैकल्टीज़ है, कौन से डिपार्टमेंट्स है, वो चेक करना भी बहुत ज़रूरी है वेबसाइट पे। कई कई यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पे कैंपस का वर्चुअल टूर होता है, जब आप इन पर्सन जाके विज़िट नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है कैंपस का टूर देखना। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है या उनके पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं, और एडमिशन रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में इस यूनिवर्सिटी के कौन से हैं और कहाँ पे है, ये भी उस पर डिस्प्ले किया जाता है। तो बेसिकली ये हो जाता है कि इंडिया का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एडमिशन के लिए कौन है, ये इस वेबसाइट पर आसानी से इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। नाउ ये जो वेबसाइट है उस पर जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है और ट्रस्टवर्दी होती है। इसीलिए जो भी बच्चों को काफ़ी एजेंट्स के ऑफ़र्स होते हैं, कंसल्टेंट के ऑफ़र्स होते हैं, या फ्लाई बाय नाइट एजेंट्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, वो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट करके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो, और आपके करियर के लिए आप प्रॉपर कंसल्टेंट और प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव के चैनल से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अनश्योर है तो आपको एडिशनल ऑथराइजेशन लेटर या करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फ़ोटोग्राफ्स आप उनके साथ मंगवा सकते हो। अब ये प्रोसेस होने के बाद दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स और बच्चों ने करनी ज़रूरी है वो है एनएमसी की जो करंट गाइडलाइंस है वो चेक करके करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपडेट हो चुकी है, और कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो क्या वो कंट्री ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करती है, ये चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी आपने खुद के लिए सिलेक्ट की है उसके एफिलिएशंस और उसके एक्रेडिटेशंस भारत में और भारत के बाहर कैसे है, ये चेक करना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स से जो वहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो एडमिशन प्रॉमिस कर सकते हैं या एडमिशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, उनसे भी थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़रूरी है। हाई नीड स्कोर और लो नीड स्कोर का इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बजट के कैसा प्रभाव पड़ सकता है? क्यों लो बजट के यूनिवर्सिटीज़ को पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्या हो जाता है कि जो जब एक बच्चे को हाई स्कोर आता है तो ऑफकोर्स उसको इंडिया के टॉप और बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन्स जो है वो मेरिट के बेसिस पे होती है। इन मेडिकल कॉलेजेस में रिसोर्सेस अच्छी है, इसीलिए फैकल्टी अच्छी है, और क्योंकि फैकल्टी अच्छी है उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलता है, और उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के और सुपर स्पेशलिटी के वो बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली हाई नीड स्कोर के वजह से उनको एक हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन मिल सकता है, और उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत अफोर्डेबल होती है।
लेकिन अगर बच्चे को नीट में ही मार्क्स कम आए या लो स्कोर आया तो उनको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है जो उनके चॉइस के नहीं है या उनके प्रेफर्ड चॉइसेस में से नहीं है, और वहाँ पे एवरेज एजुकेशन की क्वालिटी है या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को वो जो बजट उनका है वो इस सब स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए उनको काफ़ी हाई रखना पड़ सकता है। सो एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि रशिया में अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन है तो काफ़ी बजट उसके लिए रखना ज़रूरी है। ये गलत है। हाई क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में लेना है तो वहाँ पे अफोर्डेबल बजट में ये पॉसिबल है, और लो बजटेड और एवरेज यूनिवर्सिटीज़ के बजट के वजह से क्या हो जाता है, पेरेंट्स और बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं एक अच्छे कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टॉप और बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का बजट काफ़ी अफोर्डेबल है, और उतने ही बजट में जो आप लो और एवरेज यूनिवर्सिटी में जो लगाते हो उतने ही बजट में आप अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। ओके। और लो बजट की रूसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी क्यों नहीं दे सकती? कौन सा बदलाव ज़रूरी है? सी यूजुअल पैरामीटर्स जो एडमिशन के होते हैं वो सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम रखते हैं बजट, उसके बाद खाना, उसके बाद अकोमोडेशन, उसके बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी, और उसके बाद होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो कोई भी लो कॉस्ट या बजटेड रशियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकती क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण उनके पास बहुत इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ होती हैं। सो इसके चलते वो क्या करते हैं कि अंडर पेड या अंडर क्वालिफाइड स्टाफ हायर कर लेते हैं। ओवरऑल लर्निंग जो मटेरियल है वो नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स और क्लिनिकल एक्सपोजर वैसे नहीं मिलता, और ये अंडर प्रिपेयर्डनेस से उनको एफएमजी जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है जिसमें वो काफ़ी बार फेल हो जाते हैं, और अगर कुछ कोचिंग करके वो पास भी अगर हो गए फिर भी उनके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता बाद में इंडिया में काम करने के लिए। तो इसीलिए हाई क्वालिटी एजुकेशन देने वाले यूनिवर्सिटीज़ को ही चुनना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की काउंसलिंग राउंड ज़रूरी क्यों है? कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा? इंडिया के जो काउंसलिंग राउंड्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि आप अपनी सीट कैसे प्रिक्योर कर सकते हो, उसकी प्रोसीजर्स क्या है। आप कंपेयर कर सकते हो अलग मेडिकल कॉलेजेस जो डिफरेंट स्टेट्स में हैं। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो आप जो सीट आपको मिल रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या तो आप वो ले सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, या नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड तक आप वेट भी कर सकते हो। अब जो ये काउंसलिंग राउंड्स इंडिया में होते हैं वो यूजुअली जुलाई से लेके अगस्त तक चलते हैं, और रशिया में मेडिकल कॉलेजेस जो है वो सितंबर में स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक यहाँ पे काउंसलिंग राउंड्स चालू हो जाएंगे वहाँ के टॉप और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स फिलअप होते रहेंगे और एंड तक क्लोज हो जाएंगे। तो आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा और आपको लो बजटेड और कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही मेडिकल कॉलेज में फिर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। सो ये एनालाइज बच्चों ने और पेरेंट्स ने पहले करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका रैंक है, जितने मार्क्स आपके आए हैं, क्या वो इनफ है आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट इंडिया में मिलने के लिए या नहीं। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और क्या उतना बजट हमारे पास है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि अगर हम डिसीजन को डिले कर रहे हैं तो इसके वजह से क्या हम हमारा एकेडमिक ईयर इंडिया में और रशिया में भी ईयर लूज कर सकते हैं। ये चेक करना और एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है।
क्या गैप लेने से एमबीबीएस का कोर्स का ओवरऑल ड्यूरेशन बढ़ सकता है? गैप ईयर पर रूसी मेडिकल कॉलेज का एडमिशन कमेटी कैसा विचार रखता है? सी जो गैप ईयर्स है वो अल्टीमेटली एडअप होंगे आपका जो एमबीबीएस का कोर्स है उसमें, फॉर श्योर। लेकिन आप ये समझना ज़रूरी है कि एमबीबीएस की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी है जिसमें कंटिन्यूअस अपडेशन और अपग्रेडेशन ज़रूरी हो जाता है। और अगर एमबीबीएस आपका फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ करियर ऑप्शन है तो आपको डरना नहीं चाहिए इस कोर्स में आपका टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी सारी रशियन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो गैप ईयर्स को दे आर ओके विद इट, बट ऐसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो रिटर्न एक्सप्लेनेशंस भी मांग सकते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कि क्यों आपने गैप लिया, इन सालों में आप क्या कर रहे थे और आपकी एकेडमिक प्रोडक्टिविटी इन सालों में क्या है वो चेक करते हैं। ओके। आप माता पिता भाई बहन रिश्तेदार हो, हमेशा ये सवाल आता है कि एमबीबीएस कब करोगे, एमबीबीएस के बाद काम कब करोगे, कहाँ करोगे, एंजॉय कब करोगे लाइफ में? तो सो कैसा? ये जो एन्जॉयमेंट है, सो ये एमबीबीएस की जर्नी में यूजुअली टाइम और एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। सो एमबीबीएस की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी है जिसमें प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स अचीव करने होते हैं। अब कई लोगों को एमबीबीएस के बाद काम करना पसंद है, कई लोगों को एमबीबीएस के बाद पीजी करनी है, कई लोगों को पीजी के बाद सुपर स्पेशलिटी करनी है, कई लोगों को रूरल सेटअप में काम करना ठीक है, काफ़ी लोगों को अर्बन सेटअप चाहिए, कुछ लोगों को बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना है, कुछ लोगों को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम करना है, कुछ लोग ओके है क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए, कुछ लोगों को खुद का क्लिनिक और हॉस्पिटल सेटअप करना है। तो ये काफ़ी डिफ़र करता रहता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कई लोगों को ये है कि जो प्रोसेस है लर्निंग की वो काफ़ी रिवॉर्डिंग लगती है, लेकिन कई लोगों को वो बहुत डिफ़िकल्ट भी लग सकती है। कुछ लोगों को जो पेशेंट केयर है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगती है और कुछ लोगों को वो बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकती है। तो एन्जॉयमेंट जो मेडिकल करियर में है वो इंडिविजुअल अप्रोच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप कैसे सक्सेस को डिफ़ाइन करते हो और उस सक्सेस के बाद जो फुलफिलमेंट है उसको आप इस मेडिकल करियर में कैसे डिफ़ाइन करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके। दूसरे देशों की तुलना में रूस सबसे अच्छा विकल्प क्यों है? रशिया जो है ये भारत का सबसे पुराना मित्र है, और करीब 70 सालों से भारतीय बच्चे रशिया में एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेनिंग करने वाला रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है। कोई भी प्रकार की डोनेशन नहीं है, कैपिटेशन फीस नहीं है, और आज के टाइम में जो ग्रेजुएट्स रशिया से भारत में आकर काम कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएट्स अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिया के हेल्थ केयर के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अगर हम कॉस्ट देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे कि अमेरिका या ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है लेकिन उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। रशिया एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफर करता है अफोर्डेबल कॉस्ट में। अब बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी मेडिकल के कोर्सेस है, यहाँ पे एवरेज से सबस्टैंडर्ड एजुकेशन की क्वालिटी देखी गई है, लेकिन उनकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हाई कॉस्ट भी है। अगर हमने रिकग्निशन देखा रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, और ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स लिस्टेड है। इसीलिए यहाँ से प्राप्त की गई डिग्री ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है।
और फेडरल यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ की है तो वो क्यूएस रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में लिस्टेड है। तो यहाँ पे एडमिशन लेना अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। अगर हमने सिलेक्शन प्रोसेस देखा तो बहुत ही यूनिक और ट्रांसपेरेंट है। और बस भारत के बच्चे नहीं तो 90 कंट्रीज़ के बच्चे आज रशिया में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली उनके पास एनवायरनमेंट है, खाने की सुविधा है, रहने की अच्छी कैंपस में सुविधा है, और उनके कंट्री में इस डिग्री की वैल्यू है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो आज जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर आज फेडरल यूनिवर्सिटीज़ में है। जैसे कि 3D टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाता है, एनाटॉमिकल थिएटर है, सिमुलेशन क्लिनिक्स है, अच्छा स्टाफ है, और जिससे अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, और इसके बाद बच्चों का FMGE फर्स्ट अटेम्प्ट पासिंग रेशो भी रशिया का काफ़ी अच्छा है। Okay. रूसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में रहने के लिए हॉस्टल्स हैं और या बच्चों को फ्लैट को रेंट पे लेना पड़ सकता है। जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम हमारे बच्चों को रेकमेंड करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ को अटैच्ड। तो यूजुअली रूस में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स है उनमें सेपरेट फ्लोर्स होते हैं लड़कों के लिए, सेपरेट फ्लोर्स होती है लड़कियों के लिए। सो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। अब हर रूम में जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसमें बेड्स होती है, फर्नीचर होता है, टेबल चेयर, अटैच्ड किचन्स, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम्स, वाईफाई की सुविधा होती है, लॉन्ड्री है, लिफ्ट है, रीडिंग रूम्स अवेलेबल है, ग्रॉसरी स्टोर्स और फार्मेसी वो भी काफ़ी नज़दीक है, बस स्टॉप्स, ट्रैम स्टॉप्स ये भी काफ़ी आसानी से बच्चों को यूनिवर्सिटी और कैंपस के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। स्विमिंग पूल है, जिम्नेज़ियम भी अवेलेबल है। सो ये बच्चों ने चेक करना बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले कि क्या उनको गवर्नमेंट के हॉस्टल्स मिलेंगे। अगर हॉस्टल्स नहीं मिले तो बच्चों को प्राइवेट अकोमोडेशन लेना पड़ सकता है या रेंट पे फ्लैट लेना पड़ सकता है, जिनसे उनकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थोड़े हायर साइड पे जा सकती है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी काफ़ी आ सकते हैं। इंडियन खाना रूस में है और अपने मसाला रूस में मिलते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन खाना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल है और बच्चों को ये ऑप्शन है कि वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। कुछ टिफ़िन सर्विसेज अवेलेबल है। दूसरी चीज़ प्राइवेट मेस अवेलेबल है बच्चों को। इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी अवेलेबल है जहाँ पे वो खाना खा सकते हैं। अगर उनकी क्लास यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग में है तो वहाँ पे लोकल फूड उनको अवेलेबल हो सकता है। और आजकल हर जगह पे इंडियन स्टोर्स है जहाँ पे उनको इंडियन मसाले भी मिल सकते हैं। बहुत अच्छा है। यस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू होती है? रशिया की जो टॉप और बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन प्रोसेस यूजुअली मई महीने से स्टार्ट होती है। टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है? बच्चों को अपना 10th, 11th, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्टिंग लेटर्स और उनके हेल्थ रिपोर्ट्स एप्लीकेशन के वक्त होने ज़रूरी है। एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है? रूस की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ अपने पढ़ाई कब से शुरू करते हैं? एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है 10th, 11th, 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, नीट स्कोर, पासपोर्ट, उनके फिनेंशियल लेटर्स एंड उनके हेल्थ रिपोर्ट्स, ये जब यूनिवर्सिटी को अप्लाई किए जाते हैं तो उनकी जो एडमिशन कमेटी है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करती है। अगर वो स्क्रूटिनी में एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव
देन यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, बच्चों को सीट ग्रांट कर सकती है। रशिया की जो टॉप और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है वो अपनी पढ़ाई सितंबर से शुरू करते हैं। और एग्जाम कब होती है? सो एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, और विंटर सेमेस्टर की एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी में होती है। उसके बाद 2 वीक्स की विंटर हॉलीडेज़ भी उनको मिलती है, और समर सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जून महीने में होता है। जुलाई अगस्त 2 महीने की छुट्टियां उनको समर वेकेशंस होती है, तो बच्चा या तो वहाँ पे कैंपस में रह सकता है या छुट्टी के लिए वो इंडिया में भी आ सकते हैं। माँ बाप कभी कभी बच्चों को फॉरेन में भेजने से पहले काफ़ी चिंता में होती है। AKC ऐसे पेरेंट्स की मदद कैसे कर सकती है? सी ऑफ कोर्स फॉरेन बच्चों को भेजना माँ बाप के लिए एक चिंता के विषय ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी सारे माँ बाप जो है वो बजट के लिए उनकी चिंता होती है, या सेफ्टी सिक्योरिटी, खाने के लिए, रहने के लिए। कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। फिर कई पेरेंट्स को रिजर्वेशन होता है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, प्रैक्टिकल स्किल्स कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इंडिया में उसका क्या स्कोप है। पेरेंट्स है वो AKC की टीम के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे काउंसलर्स उनको गाइड कर सकेंगे, क्योंकि हम जो है यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमारे ऑलरेडी भारत में आज काम कर रहे हैं, और भारत में ही नहीं दुनिया भर वो आज अपनी सेवकाई कर रहे हैं। हर एक प्रोसेस एप्लीकेशन से लेके बच्चों की कॉलेज स्टार्ट होने तक हम उनके साथ रहते हैं। हमारे जो एलुमिनाई पास आउट्स हैं उनके साथ हमारे करंट बच्चे मिल सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं, और हम हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को ओनली क्वालिटी एजुकेशन देने वाले टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ही रेकमेंड करते हैं रशिया की। ओके। क्या MBBS एक बहुत ही कठिन कोर्स है डॉक्टर अमित? हाँ, MBBS ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स है, क्योंकि ये बस फिज़िकली नहीं मेंटली भी काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग कोर्स है, क्योंकि काफ़ी वास्ट है और काफ़ी डिमांडिंग है, क्योंकि क्लासेस है, लेक्चर्स है, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एग्ज़ाम्स, जिनके लिए आपको काफ़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहना ज़रूरी है। आपको बैलेंस आउट करना ज़रूरी है, खाना पीना, अपनी नींद, टाइम पे पढ़ाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल स्टूडेंट स्टडी हैबिट्स पे डिपेंड करता है काफ़ी बार। फिर लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का वातावरण है, एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, वो भी काफ़ी मैटर करता है। और रूस में जाकर MBBS पढ़ाई करने वाले बच्चों को आप क्या सुझाव दे सकते हैं जिनसे उनको पढ़ने में आसानी हो? फर्स्ट जो है बच्चों ने इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स डालना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज करना टास्क कि आज का काम हमें आज करना है, ना कि कल के लिए उसको रखना है या परसों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी, जो टीचर्स और आपके मेंटर्स हैं उनके पास, उनके कांटेक्ट में अपने रहना बहुत ज़रूरी है, और जो AKC की सपोर्ट टीम है कैंपस पे उनके साथ भी आप जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। फिर जो है खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पढ़ाई करना, और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम उनको सजेस्ट करते हैं कुछ स्टडी ग्रुप्स फॉर्मुलेट करने के लिए, उनमें वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इकट्ठा पढ़ाई कर सकते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि
उन्होंने डे वन से लेके ग्रेजुएशन तक खुद को मोटिवेटेड रखना काफ़ी ज़रूरी है। खुद को ये बताते रहना काफ़ी ज़रूरी है कि क्यों मैंने एमबीबीएस को अपना फर्स्ट ऑप्शन चुना मेरे करियर के लिए, और आज पढ़ाई करनी ज़रूरी है क्योंकि हमारा कल और हमारा भविष्य अच्छा रह सके। क्या ओवरथिंक करना गलत है? ओवर थिंकिंग से यूजुअली एंजाइटी स्ट्रेस होती है क्योंकि ये अनसर्टन जो फ्यूचर है उसके बारे में हम विचार करते रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए क्योंकि हर आउटकम आपके हाथ में नहीं होता। क्या रूसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैंकिंग के वैसे ही मायने हैं बारात जैसे? रैंकिंग के बहुत मायने हैं। एक अच्छे रैंक्ड यूनिवर्सिटी का लोकेशन काफ़ी मैटर करता है, वहाँ की फैकल्टी काफ़ी मैटर करती है, वहाँ का ग्रेजुएशन रेशो और वहाँ का फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजी पासिंग रेशो, ये इंडिकेटर्स होते हैं एक टॉप और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रैक्टिकल स्किल्स का मतलब क्या है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो जो गैप होता है थियोरेटिकल नॉलेज में वो ब्रिज करता है। अगर एक बच्चे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है तो उनको रिलाई करना पड़ता है अपनी थियोरेटिकल नॉलेज पे, लेकिन जब उनको कुछ चीज़ें करने के लिए बोली जाए तो वो नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों को प्रैक्टिकली ट्रेन करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो अपना थियोरेटिकल नॉलेज रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके, उनके सिचुएशंस और नुआंसेस को समझे, और जैसे ही बच्चे ट्रेन करते रहते हैं खुद को, उनके स्किल्स बढ़ते हैं, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। क्लिनिकल एक्सपोजर रूस में क्यों ज़रूरी है? क्लिनिकल एक्सपोजर ब्रिज करता है थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमें प्रोफेशनल और इथिकल डिसीजंस लेने के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेशेंट केयर के लिए। वो चाहे क्लिनिकल स्किल्स हो, कोलैबोरेशंस हो, टीम वर्क हो, जिससे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, उनके स्किल्स काफ़ी बढ़ेंगी, वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और वो ये एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है और हमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह एफएमजीई परीक्षा किन बच्चों के लिए कठिन है और क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं? ऐसे बच्चों को डिफ़िकल्ट है जिन्होंने फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो भारत के बाहर है, जो काफ़ी एवरेज से सब स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे करिकुलम काफ़ी डिफरेंट है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में। ग्रेजुएशन रेशियो मतलब क्या? एफएमजीई रेशियो मतलब क्या? एफएमजीई पहले ही प्रयास में पास होने के क्या मायने हैं? ये क्यों इतना ज़रूरी है कॉलेज के रेपुटेशन के लिए? ग्रेजुएशन रेशो ये समझने के लिए फर्स्ट ईयर में कितने इंडियन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कितने बच्चे उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, इसे हम कहते हैं ग्रेजुएशन रेशो। यूजुअली इसका जो इंडिकेटर है, अगर 80% ग्रेजुएशन रेशो एक मेडिकल कॉलेज का है तो इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अब जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं, इन बच्चों में से कितने बच्चों ने एफएमजी के एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया और इन अपीयर्ड बच्चों में से कितने बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्ज़ाम को क्रैक किया, इसे कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट एफएमजीई पासिंग रेशो। अब ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यूनिवर्सिटी के लिए, ग्रेजुएशन रेशो और एफएमजीई पासिंग रेशो, क्योंकि ये इंडिकेटर्स है एक अच्छे कॉलेज के। कुछ पहले सालों का रिज़ल्ट अगर हमने चेक किया तो एफएमजी पासिंग रेशो सारे कंट्रीज़ का लगभग 21 से लेके 23% ही है। इसका मतलब 77% ऑफ स्टूडेंट्स आर फेलिंग दिस एग्ज़ाम।
इसीलिए ग्रेजुएशन रेशो और एफएमजीई फर्स्ट अटेम्प्ट पासिंग रेशो यूनिवर्सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। इस परीक्षा के लिए आप अपने बच्चों को रूस में कैसे तैयार करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिकल बुक्स होती है वो हमारे लाइब्रेरीज़ में, जहाँ पे हम हमारे बच्चों को रेकमेंड करते हैं, उन लाइब्रेरीज़ में हमने प्रोवाइड की है, तो बच्चे उनको रेफ़र करते हैं। और जो टीचर्स है वो भी उनको मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है उन बुक्स को रेफ़र करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनको ये एफएमजी एग्ज़ाम देनी है। फिर हम डेली टेस्ट्स हो, वीकली टेस्ट्स है, मंथली टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स है और ग्रैंड टेस्ट्स है। सो ये टेस्ट्स बच्चे लगातार देते रहते हैं और कोर्स ख़त्म होने तक उनको एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, इसके फॉर्मेट से वो वाकिफ़ हो जाते हैं और उनको ईजी जाता है एफएमजी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और बच्चों के साथ रूस तक कौन जाता है? सो मैं पर्सनली ट्रैवल करता हूँ बच्चों के साथ। अगर मैं नहीं जा पाया तो हमारे ट्रैवलिंग टीम में से कोई उनके साथ रहता है। हमारा कोई भी बच्चा जो है वो अकेले नहीं जाता। पेरेंट्स और बच्चों को AKEC से कौन सी सर्विसेज इंडिया और रूस में मिलते हैं जो AKEC को दूसरों से अलग करते हैं? सो AKEC जो है वो रशिया के टॉप और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स है। सो ऑफ कोर्स हम हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ही रेकमेंड करते हैं। काउंसलिंग से लेके उनकी वीज़ा प्रोसेस, वहाँ पे पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से बच्चों को सेफली उनके गवर्नमेंट हॉस्टल्स तक पहुंचाया जाता है। उनके मेडिकल चेकअप के बाद उनको उनके हॉस्टल्स के रूम अलोकेट की जाती है। फिर उनकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाती है। उसके बाद उनका सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होने के बाद बच्चे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में। फिर उनकी ग्रोसरी शॉपिंग हो या फिर वहाँ पे खाने की जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन खाना वहाँ पे उनको दिया जाता है। उसके बाद जो है एक सिटी ओरिएंटेशन टूर उनको दी जाती है, ये समझने के लिए कि उनके हॉस्टल के लोकेशन से यूनिवर्सिटी के लोकेशन कैसे है, कहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स समझाए जाते हैं। उसके बाद जो कैंपस टूर हम उनको देते हैं ताकि उनको समझ में आए कि डिपार्टमेंट्स और कौन सी फैकल्टीज़ है, टीचर्स के साथ उनकी एक मीटिंग होती है। फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होती है और सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी हम उनकी ऑफिशियल मीटिंग करवाते हैं। बच्चे शहर में कैसे ट्रैवल होती है? सो रशिया का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है। हर शहर में बसेस है, ट्रॉली बसेस है, ट्रैम्स, मेट्रोस और उसका एक सिटी पास आता है। तो बच्चे डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे कन्वीनियंट है। और वाइट कोट सेरेमनी? सो वाइट कोट सेरेमनी यूजुअली कैंपस में होते हैं। AKEC के बच्चों के लिए हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे उनको उनके वाइट एप्रन्स दिए जाते हैं, उनके नाम का बैच और स्टेथोस्कोप दिया जाता है और हम उनको वेलकम करते हैं मेडिकल फैकल्टी में, जहाँ पे वो उनका हिपोक्रेटिक ओथ प्रोनाउंस करती है। पढ़ाई के अलावा AKEC अपने बच्चों के लिए कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन करता है? सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं। जो गर्ल्स है उनके लिए बैडमिंटन है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल है। अगर इंडियन एक्स्ट्रावेगेंजा जो है ये हमारा कल्चरल फेस्टिवल होता है, जहाँ पे बच्चे सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामास, स्किट्स करते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और लोकल्स को लेके हम ये त्यौहार मनाते हैं। फिर इंडियन फूड फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे।
सारे त्योहार जो यहाँ पे है, मतलब क्रिसमस हो, दिवाली, ईद, दशहरा, ये सारे फेस्टिवल्स इकट्ठा वहाँ पे मनाए जाते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा हम बच्चों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी मोटिवेट करते हैं। Okay. Thank you so much, Dr. Amit Kamble. थैंक यू। Thank you.